रांची पाराशर रात के 10 बज गए हैं। वक्त है प्रदेश एट 360 का। शुरुआत करेंगे यूपी को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है, जहां पर 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी यूपी से हुई है, जबकि 2 दिल्ली से और 1 संदिग्ध आतंकी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की माने तो ये सभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में धमाकों की साजिश रच रहे थे। साथ ही अयोध्या में भी आतंकी हमले की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस साजिश का इनपुट मिला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसकी जानकारी यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साझा की। इस जानकारी के आधार पर दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद महाराष्ट्र में छापेमारी की गई, जिसमें 1 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। वहीं यूपी में प्रयागराज, लखनऊ, प्रतापगढ़ और रायबरेली में एटीएस ने छापेमारी की, जिसमें 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को संदिग्धों के पास से आईईडी विस्फोटक भी मिला है, जिसे बम स्क्वाड दस्ते की मदद से डिफ्यूज कर दिया गया है। लखनऊ के आलमबाग से मोहम्मद आमिर, प्रयागराज के करेरी से जीशान और रायबरेली के ऊंचाहार से लाला उर्फ मूलचंद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तो देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। 6 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। और आइए इस आतंकी साजिश से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको देते हैं। 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं, किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दाऊद इब्राहिम के भाई ने साजिश रची, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। भारत में धमाकों की साजिश दाऊद के भाई ने रची, ये जानकारी निकलकर सामने आई, जो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है और ये बताती है कि एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो चुका है। दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में साजिश रची गई। अनीस इब्राहिम को फंडिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है। अलग अलग शहरों से 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान से और महाराष्ट्र से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। यूपी से 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई। दरअसल त्योहारों पर धमाके की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। 2 आतंकियों ने पाक में ट्रेनिंग ली, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई और धमाके के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल होना था, ये बड़ी बात भी निकलकर सामने आई। तो साजिश से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपके सामने हैं। किस तरीके से इन 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इन 6 आतंकवादी, ये जो संदिग्ध आतंकवादी हैं, इनके हवाले से खुलासे भी हुए हैं। इनके अलावा 15 और लोग थे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। अब उनका पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि वो 15 लोग दरअसल हैं कहां। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से दाऊद का कनेक्शन निकलकर सामने आया है, उससे भी कहीं ना कहीं खतरे की जो घंटी है वो अभी भी बजती हुई नजर आ रही है। अब आइए आपको ये बता दें कि कहां से गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश से 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, दिल्ली से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र से 1 आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश कनेक्शन इन आतंकवादियों का सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई, जहां से 3 आतंकवादियों को, संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से भी 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए, जबकि महाराष्ट्र से भी 1 गिरफ्तारी हुई है। यानी पाकिस्तान का ये दशानन प्लान पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने स्वाहा कर दिया। इस नापाक साजिश को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया इन 6 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के साथ। यूपी के जिन 4 जिलों में एटीएस ने छापेमारी की कार्रवाई की, उसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है, जहां से एटीएस ने इम्तियाज और कल्लू को गिरफ्तार किया है। एबीपी गंगा की संवाददाता मनोज की ये रिपोर्ट देखिए। प्रतापगढ़ में एक बार फिर एक संदिग्ध आतंकी एटीएस ने उठाया है। बता दें कि प्रतापगढ़ के महेशगंज इलाके में डिहुआ जलालपुर गांव में रहने वाला इम्तियाज उर्फ कल्लू, जो मुंबई में रहकर व्यवसाय करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से वो गांव आकर अपना सिलाई, मछली पालन और बकरी पालन का व्यवसाय करने लगा। लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर न तो पुलिस की निगाह गई और न ही समाज के किसी प्राणी की। अचानक एटीएस को इनपुट मिलता है और वो अलग सुबह
पहुंच जाती है महेशगंज थाने, जहां से पीआरबी को साथ लेकर डिहवा जलालपुर पहुंचती है और वहां से इम्तियाज उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। तो पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के भाई की मदद से एक बड़ी साजिश को रचा, जिसे भारत के सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद कर लिया और 6 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी अलीगढ़ में धमाके की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन साजिश कामयाब होती उससे पहले ही यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में छापेमारी कर 3 आतंकियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। यूपी एटीएस को जब इसकी खबर लगी तो लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 4 जनपद में छापेमारी की गई, जिसके बाद एटीएस ने प्रयागराज में असलम बेग के घर पर छापेमारी कर 3 संदिग्धों को उठाया। जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम आमिर जावेद, अब्दुल्ला सईद और मोहम्मद बताया जा रहा है। और अब आला अधिकारी इनसे पूछताछ कर इनके पूरे रैकेट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनके निशाने पर कौन कौन था। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों से भारी मात्रा में आईईडी बरामद की है, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से डिफ्यूज किया गया। आपको बता दें कि यूपी के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान को मिलाकर 6 आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने भी प्रदेश में आतंकी हमलों की साजिश का बड़ा खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर यूपी चुनाव के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, खास तौर पर वो इलाके जहां रैलियां होनी थी। और इसका सबसे बड़ा टारगेट अलीगढ़ था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जिसमें सीएम योगी से लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मिलाकर कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन ये आतंकी अपने नापाक इरादों में कामयाब होते उससे पहले स्पेशल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन ने छापेमारी कर न सिर्फ आतंकियों को धर दबोचा, बल्कि उनका पूरा प्लान फेल कर दिया। लेकिन खतरा भी टला नहीं है। एटीएस तह तक जाकर मामले की जांच में जुटी है, ताकि इसका पूरा खेल सामने आ सके। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुफिया इनपुट के आधार पर तमाम राज्यों के साथ मिलकर 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 यूपी से, 2 दिल्ली से और एक आतंकी महाराष्ट्र का रहने वाला है। स्पेशल सेल ने कहा कि प्रमुख शहरों को दहलाने की साजिश रच रहे थे। तो टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर कर वापस आए हैं। प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे, उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपी एटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा,
यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। देखिए, यूपी से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अब तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो आगे की जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज से मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोइन, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से एटीएस ने कार्रवाई की है उसके बाद हड़कंप जरूर मच गया है और तलाशने की कोशिश की जा रही है तमाम सूत्रों को। जी प्राची, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के करेली इलाके में जीशान कमर के घर के बाहर। वो जीशान कमर जिसको एटीएस ने आज छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया है, जिसके ऊपर बेहद गंभीर आरोप हैं। आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं, पूरे मकान में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो परिवार के लोग हैं वो घर के अंदर हैं। फिलहाल अभी उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की हुई है। और जीशान कमर के बारे में बता दें कि ये दुबई में रह करके अकाउंटेंट का काम करता था, MBA पास आउट था ये। और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तब वो इंडिया वापस आया था और वो इंडिया वापस आने के बाद फिर ये वापस दुबई नहीं गया। और इन दिनों इसकी गतिविधियां जो है वो थोड़ा संदिग्ध थी। कहने को दिखाने के लिए ये खजूर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था इसकी जानकारी अगल बगल के लोगों को भी नहीं थे। तो बहुत आज सुबह जो है एटीएस की टीम ने यहां छापेमारी की। ये जो जीशान कमर है उसको यहां से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। वर्बली तौर पर जो परिवार वाले हैं उनका यह कहना है कि नहीं, उन्हें गलत फंसाया गया है। इस पूरे किसी आतंकी कनेक्शन से कोई लेना देना जीशान कमर का नहीं है। लेकिन जिस दावे के साथ, जिस पुख्ता सबूत के साथ एटीएस की टीम यहां पर पहुंची, दूसरी एजेंसियां यहां पर पहुंची, वो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं। और जिस तरीके से जीशान कमर की निशानदेही पर एक आईईडी जो है वो बरामद किया गया, उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए डिस्पोज किया गया, वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है। कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। और इसी गलती के आधार पर जीशान कमर की रेकी एटीएस ने की, दूसरी एजेंसियों ने की। आज सुबह उसके यहाँ छापेमारी की गई, उसे हिरासत में लिया गया और उसकी निशानदेही पर एक आईईडी बरामद की गई, उसे बीडीएस के जरिए डिस्पोज कराया गया। तो फिलहाल जो जीशान कमर है, जिसके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, वो एटीएस की हिरासत में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आज अलीगढ़ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी, क्या उसमें गड़बड़ी करने का भी कोई इरादा था, कोई उसकी साजिश रची गई थी? और कनेक्शन कहां कहां तक है, पाकिस्तान के कनेक्शन है या कहां के कनेक्शन है, ये सारा का सारा एटीएस जो है वो राज उगलवाएगी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल से लेकर परसों तक काफी हद तक तस्वीर जो है वो साफ हो सकेगी। बिल्कुल, देखिए वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो सकेगी क्योंकि लगातार पूछताछ जारी है। मोइन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जीशान की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके बाद क्या प्रयागराज में और भी लोगों से पूछताछ संभव है? क्या और भी बड़े खुलासे होना संभव है इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एटीएस ने अभी तक जो दावा किया है उसमें सिर्फ जीशान कमर को ही हिरासत में लिए जाने की बात की है, जबकि एटीएस की टीम ने आज कई जगहों पर छापेमारी की है। और अकेले इस जिस करेली इलाके में हम मौजूद हुए, यहाँ पर कई जगहों पर एटीएस की टीम गई थी, कई लोगों से पूछताछ की थी, कई लोगों के घर की तलाशी ली गई थी और लोगों को साथ ले जाकर के दूसरी जगह छापेमारी भी की गई थी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसमें जो कनेक्शन निकल के आएगा वो चौंकाने वाला हो सकता है। और अगर पूछताछ के लिए अभी 24 घंटे से 48 घंटे का वक्त लग सकता है, तब जाकर के एटीएस कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। जीशान कमर उसकी हिरासत में है और जीशान कमर को हिरासत में लेकर के लगातार कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। एक मदरसा संचालक के यहाँ भी एटीएस की टीम ने छापेमारी की थी, उसके परिवार के लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ ये जो मकान आप देख रहे हैं जीशान कमर का, यहाँ पर एटीएस की टीम आई थी। तो मदरसा संचालक से क्या रिश्ता है, किस तरीके के कनेक्शन है, किस तरीके के बाहरी कनेक्शन है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एटीएस को तलाशने हैं। और जीशान कमर के जरिए जो तो और संदिग्ध पकड़े गए हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनके जरिए ये सारी की सारी गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, कड़ियों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद उस गुत्थी को सुलझाया जाएगा। मोइन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आपके पीछे हम वो घर देख सकते हैं जहां से जीशान को गिरफ्तार किया गया है। घर वालों का क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस कार्रवाई पर? क्योंकि अक्सर घर वालों का बयान काफी अहम हो जाता है ऐसे केस में।
देखिए, जीशान कमर के जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, यहाँ अगल बगल भी जो है जो लोग हैं उन्होंने खुद को घर के अंदर कैद कर रखा है। कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, मीडिया से बात नहीं करना चाहता। हर कोई जो है हैरान है कि जीशान कमर जो दिखने में सीधा साधा था, MBA पास आउट था, अकाउंटेंट का काम करता था, उसके बारे में लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की हरकत करेगा जिसके कनेक्शन बाहर तक होंगे, संदिग्ध गतिविधियां रहेंगी जिसके आधार पर ATS हिरासत में लेगा। एक बार फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। घर के अंदर कई लोग मौजूद हैं लेकिन बाहर आने को फिलहाल कोई तैयार नहीं है। वर्बली तौर पर लोगों ने यह बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो एक किसी साजिश के तहत हुआ है, कोई आतंकी कनेक्शन नहीं है जीशान कमर का। इस तरीके का दावा परिवार की तरफ से किया गया है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी परिवार वाले बोलने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जब ATS की टीम ने इतनी बड़ी छापेमारी की है, जिस तरीके का खुलासा हुआ है, उसके बाद शायद परिवार वालों के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो अपने बचाव में कुछ कह सके। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखिए परिवार वालों ने भी कैद कर लिया है मोइन अपने आप को, और जो आसपास के लोग हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। शुक्रिया आपका मोइन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे हिंदी साहित्य के पुरोधा कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वाराणसी स्थित घर और पुरातन शोध संस्थान जर्जर हालत में है। हिंदी दिवस के मौके पर साहित्य से जुड़े लोग अब इसे संवारने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब इसे विडंबना नहीं तो क्या कहेंगे। हिंदी साहित्य के दिग्गज आलोचकों में शुमार रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरोहर आज किस तरह उपेक्षित है, इसकी बानगी ये इमारत है। जी हाँ, ये वाराणसी के रविंद्रपुरी में मौजूद वो मकान है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी जीर्ण शीर्ण हालत देखकर रोना आ जाए। हालांकि खबर ये भी है कि BHU अब इसकी देखरेख करेगा, जिससे एक उम्मीद जगी है। ये शोध संस्थान इतना बदहाल क्यों है, क्या स्थिति? सर BHU दे रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। BHU को दिया जा रहा है। हाँ। अब तक क्यों? क्या यहाँ पर कुछ शोध करने वाले लोग आते हैं या नहीं आते हैं या क्या है? पहले तो आते थे, लेकिन यह बीचन में जो सब BHU दिया जा रहा है तब से बंद पड़ा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक माने जाते हैं। वो BHU में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और हिंदी नवजागरण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पहले इस आवास को शोध संस्थान के रूप में विकसित किया गया। कुछ दिनों तक शोध भी हुए। 10 कमरे और 2 हॉल समेत 1 बीघा वाले इस परिसर में कभी साहित्य की धारा बहती थी। लेकिन इसके उपेक्षित होने के बाद अब सरकारी हस्तक्षेप की मांग हो रही है। तो शुक्ल जी जो शोध संस्थान है उसको भी एक साहित्यिक संस्थान के रूप में विकसित करना चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें एक लाइब्रेरी बननी चाहिए जहां शुक्ल जी का पूरा लिटरेचर होना चाहिए, उन पे जो शोध हुआ है वो होना चाहिए। और उसे चूँकि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निकट है, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदी क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। बहरहाल हिंदी दिवस के मौके पर ही सही, लेकिन साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की इस धरोहर को फिर से संवारने की सोच सराहनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साहित्य की भूमि पर साहित्य का केंद्र इस तरह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और उसे लेकर कोई जागरूक क्यों नहीं हो रहा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी।